गाइस वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप लोग उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का आज का टॉपिक बिना किसी फालतू की बकवास के। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा चाइल्डहुड। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था नाम सुनते ही आप सबको अपना बचपन याद आ गया होगा। और ये वही स्टेज है जिसमें हर एक बच्चा जब तक बच्चा होता है वो सोचता है बड़े होकर के मैं ये बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, लॉयर बनूंगा। लेकिन जब एक बार बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद वापस हम लोगों को जैसे रियलाइज़ होता है कि वापस ज़िंदगी में बड़े होने के बाद में हमें वापस बच्चा बनना था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। और जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन पर। तो जो सबसे पहले डेफिनेशन है किलपैट्रिक की है। किलपैट्रिक क्या कहते हैं कि चाइल्डहुड इज़ अ स्टेट ऑफ रिवल सोशलाइजेशन। रिवल सोशलाइजेशन मतलब क्या हो रहा है? प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण। मतलब जो हमारी बाल्यावस्था है वो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। प्रतिद्वंदात्मक का मतलब जहाँ खुद से द्वंद्व चलता रहता है। मतलब बच्चा खुद से सीखता है, द्वंद्व चलता रहता है, उसकी लड़ाई चलती रहती है, सीखता रहता है क्या सही है क्या गलत है, समाज में ये नहीं करना है वो नहीं करना है। घर वाले डांटते हैं, बड़े डांटते हैं, रिश्तेदार डांटते हैं और बच्चे को सिखाते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या आती हैं? हमारी प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की प्रक्रिया में आती हैं। तो ये किलपैट्रिक के हिसाब से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जे एस रॉस की। जे एस रॉस कहते हैं चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ स्यूडो मैच्योरिटी। स्यूडो का मतलब क्या है? छदम। छदम का मतलब क्या होता है? इल्यूजन से फुल ऑफ इल्यूजन, मतलब भ्रमित करने वाली। तो चाइल्डहुड वो पीरियड होता है, वो दौर होता है जहां हमको ये लगने लगता है कि अब हम बड़े हो गए। घर वाले भी हमसे बात बात में ये कहने लगते हैं बेटा अब आप काफ़ी बड़े हो गए हो, अब आप ये सारी जिद करना बंद कर दो। तो उसी स्टेट का नाम दिया है उन्होंने चाइल्डहुड, जहाँ पे हमको ये लगने लगता है कि अब हम क्या हो चुके हैं? बड़े हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टोनी ब्लेयर की डेफिनेशन की। और ये कहते हैं चाइल्डहुड इज द बेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट। अब ये मानते हैं कि यही वो सबसे बेस्ट स्टेज है, वही ज़िंदगी का सबसे अच्छा दौर है जहाँ पे हम लोग एजुकेशनल डेवलपमेंट सबसे बेस्ट होता है। मतलब हमारा जो शैक्षिक विकास है वो इस अवस्था में, इस स्टेज में सबसे अच्छा होता है। चलिए ये और बाकी जो ये तो सारी हुई इन साइंटिस्टों की बात। बाकी एक नॉर्मल की बात कर लें। जो हमारे बड़े हमसे कहते हैं कि बचपन में सुना है ना, जैसे कुम्हार होता है, हमारा पोट मेकर होता है, तो कहते हैं बच्चा जो होता है वो एक कच्चे घड़े के जैसा होता है, उसको आप जैसा चाहो वैसा आकार दे सकते हो। मतलब अगर आप लोगों की बात करें कि लाइफ में हम लोग क्या डायरेक्शन लेंगे और क्या बनेंगे, ये सब कुछ हमारे चाइल्डहुड स्टेज में ही डिसाइड हो जाता है। बच्चा जैसा आगे उसकी एबिलिटीज़ होती हैं, जो उसके फीचर्स होते हैं, वो सारे पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, फेमस है, इसमें कहते हैं कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। तो बस वही है, बच्चा क्या बनेगा आगे बढ़ करके ये हमें बाल्यावस्था में ही पता चल जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें जो चाइल्डहुड एज के जो दूसरे नाम है, अनदर नेम्स ऑफ चाइल्डहुड, वो है हमारे एज ऑफ गेम, खेल की आयु। क्योंकि इस आयु में बच्चा सबसे ज़्यादा उसका फेवरेट काम होता है वो होता है खेलना। नेक्स्ट इसको कहते हैं एज ऑफ कोऑर्डिनेटर ग्रुप, समन्वयक समूह की आयु। मतलब यहाँ बच्चा सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला, हेल्पिंग नेचर सबसे ज़्यादा यही होता है, कोऑर्डिनेट करना चाहता है वो हर किसी के साथ में, बिना किसी मतलब के, बिना कोई हीन भावना के, बिना कोई स्वार्थ के। कोई सेल्फिशनेस नहीं होती है इस एज में। सबसे ज़्यादा मासूम इनोसेंट स्टेज जो है वो यही है। जब बच्चा अगर किसी को भी मुसीबत में देखेगा तो दुश्मन, दोस्त, अच्छा बुरा किसी को नहीं देखेगा, बस वो सिर्फ क्या करना चाहेगा, उसके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहेगा। नेक्स्ट हम लोग इसका नाम दूसरा कहते हैं हम लोग स्कूल एज। और इसको क्या भी कहा जाता है? स्कूल एज। मतलब ये सही समय है बिल्कुल, आप लोगों को भी इसी एज में भेज दिया गया होगा स्कूल, तो इसलिए इसको विद्यालय की आयु भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ की बात करें तो एज टू स्टार्ट फॉर्मल एजुकेशन। और इसी को माना जाता है कि औपचारिक शिक्षा को शुरू करने की जो आयु है वो हमारी चाइल्डहुड है। नेक्स्ट हमारी कंसेप्चुअल स्टेट, वैचारिक अवस्था। और जितने भी हमारे लाइफ में जितने भी हमारे कंसेप्ट बनते हैं, कंसेप्चुअल स्टेट इसी को माना जाता है। जो भी हमारे कंसेप्ट हैं वो यहीं पे बनना शुरू हो जाते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर के जो विचारधारा बनती है वो यहीं से बनना शुरू हो जाती है। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आप लोग इस सब के नोट ले लीजिए। मैं इसका क्लोजर लुक दे देता हूँ आप लोगों को। तो ये रहा, और आप लोग नोट्स ले सकते हैं। चलिए आई होप अब आप लोगों ने इसको क्लियरिटी में देख लिया होगा, जूमिंग कंडीशन में देख लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे इस स्टेट के फीचर्स की तरफ। तो हमारा जो अगला है हमारा फीचर्स ऑफ चाइल्डहुड। हम लोग इसमें क्या देखेंगे? हम लोग जो विशेषताएं हैं इस अवस्था की वो देखने के लिए जा रहे हैं।
तो पहले हमारा सोशलिज्म बिगिंस टू डेवलप, सामाजिकता का विकास, मतलब जो बच्चा है वो सामाजिक होना, सोशल होना स्टार्ट करता है इसी अवस्था में। नेक्स्ट क्या है, मतलब बच्चों को आप लोग देखेंगे कि बच्चा तौर तरीके सीखता है समाज के, वो इसी अवस्था में सीखता है, चाइल्डहुड एज में ही सीखता है। वो जितने भी तौर तरीके हैं समाज के, जो व्यवस्थाएँ हैं, रीति रिवाज हैं, उन सबसे रूबरू जब होता है बच्चा, इंट्रोड्यूस होता है, वो इसी स्टेज में होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एथिक्स डेवलप टू बिगिंस टू डेवलप, नैतिकता का विकास, मतलब बच्चों में मोरालिटी की जो फीलिंग है, जो एथिक्स हैं उस बच्चे के अंदर, वो इसी एज से आना शुरू हो जाते हैं। जैसे बच्चों, आज की बात नहीं कर रहे, पहले के टाइम पे हमारे और आपके टाइम की बात चल रही है। आजकल के बच्चे तो मोर एडवांस हैं। हमारे टाइम पे हमें पता है कि हम लोग कैसे बच्चे, हम कैसे अपने बड़ों के पैर छूते थे, कैसे हम बड़ों का आदर करते थे, सत्कार करते थे। ये सारी की सारी जो एथिक्स, जो चीज़ें हैं, जो हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों को दी हैं, वो जनरेशन आगे बढ़ती चली जाती हैं, वो धीरे धीरे ये एथिक्स जो हैं वो धीरे धीरे इस समाज से अब गायब होते चले जा रहे हैं। तो ऐसा मेरा मानना है, मेरा पर्सनल है, ये मैंने देखा है, फील किया है कि जो जनरेशन होती है वो अपनी आने वाली जनरेशन से है, जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अपनी पहले वाली जनरेशन से ज़्यादा एडवांस होती है, और कहेंगे ज़्यादा बदतमीज़ होती है। और उसी का नतीजा हम लोग देख रहे हैं। जो आने वाली जनरेशन है उसे हम कहते हो रहे हैं बहुत ज़्यादा एडवांस है, लेकिन उसमें ये एथिक्स, जो हमारी नैतिकता है, वो कहीं ना कहीं खोती चली जा रही है। सब नहीं, सारे के सारे नहीं। अब इस बात पे अपवाद नहीं है, हाँ, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, ऑल आर नॉट अलाइक। कुछ परिवार अभी भी बचे हुए हैं जिन्होंने संभाल रखी है भारतीय कल्चर को। इंडियंस के पास है क्या और कल्चर के सिवा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिलहाल डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड कंस्ट्रक्टिविटी बिगिंस, मतलब ये कहना चाहता है कि इसी अवस्था में जो उसकी क्रिएटिविटी है और जो कंस्ट्रक्टिविटी है, रचनात्मकता और उसकी सृजनात्मकता शुरू हो जाती है। वो एक बच्चे का दिमाग इनफाइनाइट तरीके से चीज़ों को सोच सकता है, देख सकता है, और हमारे और आपके देखने के नज़रिए से नहीं। बच्चा जब किसी चीज़ को देखता है तो उसमें अलग ही क्रिएटिविटी होती है, उसकी जो कंस्ट्रक्टिविटी है वो उसका लेवल अलग ही होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी। जैसे हम लोग इससे पहले वाली इन्फेंसी वाली स्टेज में बच्चा कैसा था, इंट्रोवर्टेड था, अपने तक सीमित, वो केवल उन्हीं लोगों के पास जाता है। जैसे बच्चे की बात कर लीजिए, अगर कोई अनजान आ जाए, कोई रिलेटिव आ जाए, नया रिश्तेदार घर में आ जाए, कोई भी बाहर का आ जाए, तो बच्चे क्या कर जाते हैं, फटाफट दौड़ करके अपनी मम्मी या पापा के पास चले जाएंगे, क्योंकि उनको सिक्योर फील नहीं होता। लेकिन जब बच्चा यहाँ आता है इस स्टेज में, चाइल्डहुड वाली स्टेज में, तो चाइल्डहुड वाली स्टेज में वो बच्चा कैसा हो चुका है, इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी से एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो चुका है। अब वो बहिर्मुखी है। अब बच्चे कभी किसी का, मतलब अब बच्चा रुकता नहीं है। अब ये नहीं कि किसी को देख करके शर्मा रहा है बच्चा, ना, सब एक जैसे नहीं होते, वो बात भी है। कुछ क्या आ जाएंगे आपके एक्सेप्शनल केस भी आ जाएंगे, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो कमेंसिंग द हैबिट ऑफ द कलेक्टिंग, इकट्ठा करने की आदत की बात चल रही है। और इस आदत से आप और मैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। आपने बचपन में कोई सा भी, आपका आज भी वो कलेक्शन पड़ा होगा, चाहे आपने उस टाइम पे कॉइन इकट्ठे किए हों, किसी को पुराने कॉइन, स्टैम्प्स एक्सेट्रा वटेवर, जिसका जो इंटरेस्ट था उसने उसके हिसाब से चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया। और बच्चे में ये आदत इसी एज में क्या होती है, डेवलप होती है। आपका कलेक्शन पक्का होगा, आपका कलेक्शन, आपके फादर का कलेक्शन, आपकी सिस्टर का कलेक्शन होता है। सब चीज़ इकट्ठा करना, मतलब ये भी इकट्ठा करना है, ये भी स्टोर करना है, ये भी स्टोर करना है। बच्चा सारी चीज़ों को स्टोर करने की आदत बना लेता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होगा। और बात करते हैं द स्टेट ऑफ होमोसेक्सुअलिटी की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत पूछा जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट है। हालांकि हैं सब, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पूछा जाता है कि जो समलैंगिकता की अवस्था है वो कौन सी स्टेज है जहाँ से बच्चा होमोसेक्सुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो यही चाइल्डहुड स्टेज में ही हम लोग को पता चल जाता है कि बच्चा होमोसेक्सुअल है या नहीं है, मतलब वो उसकी तरफ आकर्षित है या नहीं। होमोसेक्सुअलिटी की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा चाइल्डहुड एज में होती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टॉलर ट्रेंड। स्टॉलर ट्रेंड इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, घुमक्कड़ प्रवृत्ति। बच्चे कभी किसी के हाथ नहीं आते, बस जरा सा उनको टाइम मिलना चाहिए। बच्चा सबसे ज़्यादा पहले क्या करना शुरू कर देता है, खेल कूद, इधर उधर भागना बेवजह, मतलब इसका कोई एम नहीं है, एमलेस वर्क करना, एमलेस घूमना इधर उधर, इसका कोई पर्पसलेस की बात करेंगे, बिल्कुल घूमने में मस्त, इधर घूम गए उधर चले गए, घर में उधर उछल कूद करनी। इसलिए तो कहते हैं ना, बचपन जो है, चाइल्डहुड जो स्टेज है वो सबसे बेस्ट स्टेज है। चलिए आप लोगों को भी शायद मेरी कुछ बातों से अपना बचपन याद आ गया हो। अगर आप लोगों को बचपन याद आ गया है तो बचपन की तरह क्या कीजिए, इसी बीच में आप अपना पुराना बैग उठा के लाइए या कुछ भी उठा के लेके आइए, बस उस जो सब्सक्राइब बटन है उस पर जा कर के दे मारिए, मतलब उस पर क्लिक कर दीजिए। मजाक कर रहे हो, अपना फ़ोन नहीं फोड़ना है आप लोगों को, आपको बच्चों की तरह बस वो आपका बचपन याद दिला रहा हूँ, उस पर क्लिक कर दीजिए।
चलिए ये तो बात होगी बच्चों की। अब हम लोग जो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी अगली स्टेज, वो चाइल्डहुड नहीं है, वो है हमारी एडोलसेंस। अब हम थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं और अब हम कहाँ मिलेंगे आप लोगों से, एडोलसेंस में। तो ये रही आपकी, तो हमारा जो आज का टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा किशोर अवस्था, जिसको एडोलसेंस बोलते हैं इंग्लिश में। और ये एज मानी जाती है 13 से 19 ईयर्स तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था बोलते हैं। इसको हम लोग टीन एज भी कहते हैं। टीन एज क्यों कहते हैं, क्योंकि 30 नंबर्स में हम लोग कैलकुलेट काउंट करेंगे 13, 14, 15 और कहाँ तक 3 कहाँ तक चलता है हमारा 19 तक। तो इसी ये जो हमारा पीरियड है लाइफ का, इसी ये पीरियड हमारा क्या कहलाता है, हमारा किशोर अवस्था, जिसको क्या भी कहते हैं, टीन एज। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एडोलसेंस वर्ड इज राइट फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। फिर से ये जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। और लैटिन लैंग्वेज का है एडोलसर। कौन सा, एडोलसर की बात चल रही है। दिस इज द एडोलसन, दिस इज एडोलसर। तो एडोल्स के वर्ड से हमारा ड्राइव हुआ है एडोलसेंस, व्हिच मींस टू मूव टुवर्ड्स मैच्योरिटी, जिसका मतलब होता है किसी तरफ बढ़ना, परिपक्वता की तरफ बढ़ना। और दूसरा है हमारा फर्टिलिटी डेवलपमेंट। फर्टिलिटी मतलब प्रजनन क्षमता का विकास होना। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ रिटर्न मीन्स जो है वो ये है, जो मूव टुवर्ड्स मैच्योरिटी, किसकी तरफ, परिपक्वता की तरफ बढ़ना। और दूसरा और फर्टिलिटी डेवलपमेंट मतलब प्रजनन क्षमता का विकास होना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फादर ऑफ एडोलसेंस साइकोलॉजी। तो फादर ऑफ एडोलसेंस साइकोलॉजी में मिस्टर स्टैनले हॉल, और उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिस बुक का नाम है हमारा एडोलसेंस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अनदर नेम ऑफ दिस एज। दिस एज की जो दूसरे जो नाम है वो है हमारा टीन एज, बता चुका हूँ। दूसरा एज ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का काल भी कहते हैं इसको। स्प्रिंग पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन का वसंत काल भी यही कहलाता है। नेक्स्ट गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, कहते हैं जिंदगी में इससे अच्छा जो टाइम पीरियड है वो कभी नहीं आता। दिस इज द गोल्डन पीरियड। अच्छा, जो एवरीवन हैज टू फेस, अगर गोल्डन पीरियड है तो फिर आगे बात करते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ भी यही है, जीवन का स्वर्णिम काल भी यही है, तो कठिन काल भी यही है। सबसे ज्यादा परेशानी भी इसी टाइम पीरियड में आती है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन, मतलब यहाँ आप लोग क्या कहते हैं कि कहना चाहता है ये हमारे रोजगार को चुनने की अवस्था होती है। इसी टाइम पीरियड में कोई भी पर्सन, आप और मैं, जो कुछ भी डिसाइड करेंगे वो हम लोग इसी स्टेज में, इसी स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, इसी एज में डिसाइड करते हैं कि हमारा एम्प्लॉयमेंट क्या होगा और हम जिंदगी में क्या करेंगे आगे। स्टेट ऑफ आइडेंटिफाई इन लाइफ, स्टेट ऑफ आइडेंटिटी इन लाइफ, सॉरी नॉट आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी इन लाइफ। आइडेंटिटी का मतलब पहचान, जीवन में जो एक पहचान बनती है वो भी इसी एज में बनती है। जैसे आप सबको पता है कि जो एज हमारा पीरियड है 13 से 19 ईयर्स ओवर, तो इसी टाइम पे ज्यादा नहीं, एक जो पर्सन है या कोई भी एक बच्चा है या कोई भी एक पर्सन ले लीजिए, वो अपने जीवन में 13 से 19 ईयर्स के बीच में अपना 12 कंप्लीट करता है और अपना जो स्ट्रीम होती है उसको डिसाइड कर लेता है कि उसे लाइफ में आगे क्या करना है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट ऑफ लाइफ। और सब लोग ने इस एज से निकले हुए तनाव और संघर्ष का पीरियड जैसे कहा जाता है। आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन होगी। तो हमारी जो आगे आने वाले जो टॉपिक है वो है हमारी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ एडोलसेंस, सबसे पहले स्टैनले हॉल की बात करेंगे, फादर ऑफ एडोलसेंस साइकोलॉजी। और वो कहते हैं एडोलसेंस कॉन्फ्लिक्ट इज अ स्टेट ऑफ टेंशन एंड स्टॉर्म, मतलब हमारी जो किशोर अवस्था है वो संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। सबसे ज़्यादा जो परेशान होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो पर्सन है वो इस स्टेज में खुद से ही क्या कर रहा होता है, संघर्ष कर रहा होता है, टेंशन में रहता है। और उसके अंदर एक क्या उठता रहता है, तूफान उठता रहता है, क्योंकि उसके अंदर इस टाइम पे हार्मोनिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। इस वजह से वो अपने अंदर होने वाले जो चेंजेस हैं उनके प्रति क्या रहता है, उसके अंदर हमेशा स्टॉर्म मचा रहता है, तूफान की अवस्था होती है। ये अवस्था उसे खुद से, जो उसके जो दिमाग में जिन्हें ना जाने कितने क्वेश्चंस उठ रहे होते हैं, जिनका जवाब वो पाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मिस्टर वैलेंटाइन की। मिस्टर वैलेंटाइन क्या कहते हैं, एडोलसेंस इज द मोस्ट डेलिकेट टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्राइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वैलेंटाइन की। वैलेंटाइन कहते हैं कि एडोलसेंस ही वो पीरियड होता है, किशोर अवस्था ही वो नाजुक से, मोस्ट डेलिकेट टाइम का मतलब यहाँ पे बात हो रही है सबसे नाजुक समय होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्राइम। किसका, डेवलपमेंट ऑफ क्राइम की बात चल रही है, मतलब अपराध प्रवृत्ति के विकास के सबसे नाजुक समय होता है। अगर कोई किशोर इस समय उसकी जो कंपनी है, जो उसके जो कोई भी यंगस्टर है, अगर उसकी जो कंपनी है अगर वो बैड कंपनी में अगर आ गए, मतलब उसकी कंपनी अगर ठीक नहीं है, तो किसकी तरफ चला जाएगा, वो क्राइम। और यहीं पर डिपेंड करता है कि अगर उसकी कंपनी अच्छी है, सोसाइटी अच्छी है, समाज अच्छा मिला,
आगे बढ़ने के चांस अच्छे मिले, लोगों ने अच्छे से गाइड किया, अच्छे से डील किया, उसके पेरेंट्स ने, उसके बड़े लोगों ने, उसके दोस्तों ने उसको अच्छी अच्छी गाइडलाइंस दी, तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा, इससे दूर हट जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इनकी सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं। ट्रू फ्रेंडशिप एंड द लास्टिंग एनिमिटी आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ एडोलसेंस। स्थायी शत्रुता, सच्ची दोस्ती और स्थायी शत्रुता वो भी इसी एज में होती है। मतलब आपकी जो ट्रू फ्रेंडशिप, असली जो दोस्त बनेंगे वो इस एज में बनेंगे, और जो असली दुश्मन भी बनेंगे वो भी इसी स्टेज में बनते हैं, अकॉर्डिंग टू मिस्टर वैलेंटाइन। तो जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने बड़ी दो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं हमें। एक तो इन्होंने ये बताया कि जो क्राइम करने की, जो क्राइम की तरफ जो हमारे युवा जाते हैं वो इसी एज में जाते हैं, जो हमारे यंगस्टर जाते हैं वो इसी एज में जाते हैं, और असली जो दोस्ती होती है और जो असली दुश्मनी होती है वो भी इसी स्टेज में होती है। और इस टाइम के बनाए हुए दोस्त और इस टाइम के बनाए हुए दुश्मन ज़िंदगी भर काम आते हैं, ज़िंदगी भर चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मिस्टर किलपैट्रिक की। किलपैट्रिक क्या कहते हैं? एडोलसेंस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, एज यू नो दैट, कि जो एडोलसेंस है, जो हमारी किशोर अवस्था है, वो इस जीवन का सबसे मुश्किल दौर है, सबसे मुश्किल घड़ी है, सबसे मुश्किल टाइम है, जो एक एडोलसेंट, जो एक हर किसी को अपनी लाइफ में क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है मिस्टर क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन। अ यंगस्टर रिप्रेजेंट द पावर ऑफ द प्रेजेंट एंड द होप ऑफ द फ्यूचर। एक जो यंगस्टर होता है, किशोर होता है, वो क्या करता है? पावर ऑफ द प्रेजेंट, जो आज की जो शक्ति है उसको, और जो भविष्य की उम्मीद है, आशा की किरण है, उन दोनों को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा आज कैसा होगा और हमारा भविष्य कैसा होगा। ये दोनों की दोनों चीज़ें हमारे यंगस्टर्स पर, हमारे यूथ्स पर डिपेंड करती हैं। इसलिए तो कहा है, इसलिए तो कहते हैं लोग कि यंगस्टर्स आर द यू गाइज एंड यू एंड मी आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। और एक अच्छी बात यह है कि हमारी कंट्री में, इंडिया में, हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट होने वाला है, क्योंकि हमारे देश में नंबर ऑफ़ यंगस्टर्स ज़्यादा हैं, और जिस देश में यंगस्टर्स ज़्यादा होते हैं ये उस देश के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा साइन होती है। तो अच्छे दिन आने वाले हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ एडोलसेंस डेवलपमेंट की बात चल रही है। जो किशोर अवस्था के हमारे विकास के जो सिद्धांत हैं वो मेनली दो प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल दिया है मिस्टर स्टैनले हॉल ने, दूसरा दिया है मिस्टर थॉर्नडाइक ने। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मिस्टर स्टैनले के प्रिंसिपल को। ये कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सडन चेंज। ये मानते हैं कि जो जितने भी जो हमारा डेवलपमेंट है एडोलसेंस में, जितने भी जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सडन है। सडन चेंज मतलब वो अचानक से परिवर्तित हो रहे हैं, अचानक से होने वाले परिवर्तन हैं। अब इनके हिसाब से वॉट एवर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, फिजिकल, मेंटल और जितने भी इमोशनल चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं अकर इन द एडोलसेंस, दे अकर सडनली। उनका ये मानना है कि वो किशोर अवस्था में अचानक से हो जाते हैं, दे अकर सडनली एंड एट अ रैपिड पेस, और उनके जो परिवर्तित होने की जो दर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। एंड दीज चेंजेस हैव नो रिलेशन टू द अर्लियर स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। ये मानते हैं जो विकास की पूर्व अवस्था है उसका इससे कोई भी लेना देना नहीं होता। अब जरा नोट डाउन करने की बात यह है कि जब हम लोग जानते हैं कि बच्चा जब बड़ा होता है, एडोलसेंस में जब वो स्टेप रखता है, तो वो कहाँ से निकल के आ रहा है? वो चाइल्डहुड से निकल करके आ रहा है। तो मिस्टर स्टैनले हॉल का मानना है कि चाइल्डहुड और एडोलसेंस का कोई भी रिलेशन नहीं होता है, मतलब चाइल्डहुड डज नॉट अफेक्ट द एडोलसेंस, हैव नो रिलेशन बिटवीन देम। याद रखिएगा ये बात कि जो मिस्टर स्टैनले हॉल की जो प्रिंसिपल थ्योरी है, वो जो प्रिंसिपल है वो है सडन चेंज का, और वो चाइल्डहुड और एडोलसेंस में कोई भी रिलेशन नहीं मानते। इसके जस्ट अपोज हम लोग बात करेंगे। जस्ट अपोज में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअल चेंज है। अब ग्रेजुअल चेंज मिस्टर थॉर्नडाइक का मानना है कि जो किशोर अवस्था में दिखाई देती है वो एक ग्रेजुअल चेंजेस हमेशा चलते रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमेशा क्या चलते रहते हैं? ग्रेजुअल चेंजेस चलते रहते हैं। जस्ट अपोज ऑफ स्टैनली प्रिंसिपल, इसके बिल्कुल उल्टा प्रिंसिपल है। वो ही कहते हैं कि चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। मतलब इसकी बात कर लीजिए, वट एवर फिजिकल, जो जितने भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जितने भी चेंजेस हो रहे हैं एक पर्सन में, जब वो कहाँ आ गया हमारा एडोलसेंस में, उसने स्टेप रख दिया है, तो वो मिस्टर थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती, कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती। वो चीज़ें धीरे धीरे कहीं ना कहीं चली आ रही होती है। उनका इम्पैक्ट हाँ किसी टाइम पे आकर के ब्रॉड वे में दिखाई देने लगता है। अब मैं इस चीज़ को ऐसे डिफाइन करता हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा ना, डू हार्ड वर्क इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक अ नॉइज। सुना होगा आप लोगों ने, क्या बस आप अपने शांति से बस आप क्या करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जिस दिन आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी उस दिन आपकी सफलता को शोर मचाने दो। सुना है ना? चलिए, तो उसी की बात चल रही है। वही कह रहे हैं कि जितने भी, जैसे आप लोग धीरे धीरे यहाँ वीडियोस देखते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं,
और एक दिन जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो क्या होगा। तो अब आप दोनों प्रिंसिपल में किसको जस्टिफाई करते हैं वो आपके ऊपर है। वैसे मैं इस प्रिंसिपल के साथ जाता हूँ, ये प्रिंसिपल लाइफ में ज़्यादा सही है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअल चेंज। कोई भी चीज़ जो आप लोग देख रहे हैं होती हुई अचानक से, वो एक दिन का नतीजा नहीं है, वो धीरे धीरे चेंजेस होते चले आ रहे हैं, एक दिन वो ब्रॉड वे में दिखाई देती है ना। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे जस्ट अपोज ऑफ स्टैनली प्रिंसिपल। ये बात हो गई है चाइल्डहुड का और एडोलसेंस का, ये दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं, ये मानते हैं मिस्टर थॉर्नडाइक। नोट डाउन करने की चीज़ है, शारीरिक विकास किस अवस्था में तीव्र गति से होता है। ध्यान रखिएगा, किसकी बात चल रही है, शारीरिक विकास की बात चल रही है, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट की बात चल रही है। तो फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा होता है इन शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था मतलब इन्फेंसी पीरियड की बात चल रही है। इसमें जो तुम्हारा फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत रैपिड स्पेस में होता है, रैपिड बेस में होता है। और दूसरा हम लोग शारीरिक परिवर्तन की, अगर यही क्वेश्चन शारीरिक विकास की जगह पर शारीरिक परिवर्तन करके पूछ लिया जाए, मतलब फिजिकल चेंज की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फिजिकल चेंज की बात हो रही है। तो फिजिकल चेंज प्री एडोलसेंस स्टेज में सबसे ज़्यादा तेजी के साथ होता है। तो जो हमारा अगली प्रॉब्लम है एडोलसेंस की, वो है बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द यूथ, द प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट। मतलब हमारे जो यूथ्स हैं वो एडजस्ट करने में समाज में वो फेल हो जाते हैं, मतलब एडजस्टमेंट के साथ में इनको सबसे बड़ी समस्या आती है। In this period the child wants recognition and the acceptance of his social behavior। मतलब इस समय में, इस टाइम पीरियड में जो एक बच्चा है वो समाज में अपनी पहचान और जो उसका बिहेवियर है उन दोनों को क्या चाहता है, एक्सेप्टेंस चाहता है। वो चाहता है कि जो जैसा बिहेव कर रहा है उसको स्वीकार कर लिया जाए। तो फाइनली जो हमारे एडोलसेंस के डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हैं उसमें मिस्टर स्टैनली का नाम और मिस्टर थॉर्नडाइक का नाम हमेशा याद रखेंगे आप लोग। और ये मानते हैं कि सडन चेंज होते हैं, अचानक से परिवर्तन हो जाते हैं इस एज में, लेकिन मिस्टर थॉर्नडाइक मानते हैं कि ये क्या होते हैं, क्रमिक परिवर्तन है। और मैं जाता हूँ इसके साथ, क्योंकि जितने भी चेंजेस आप लोग देख रहे हैं वो सारे के सारे चेंजेस एक ही दिन में नहीं हो जाते। कोई से भी चेंजेस, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे अर्थ में जितने भी चेंजेस हुए हैं, जो आज हम लोग देख रहे हैं अर्थ, इससे पहले ऐसा हमारा प्लैनेट नहीं था। ये सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे हुई हैं, ये अचानक से सडन चेंजेस वाली चीज़ें नहीं हैं। जो भी चीज़ होती है वो धीरे धीरे होती है। चलिए आगे, नेक्स्ट जो हमारे फीचर्स हैं एडोलसेंस के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस स्टेज के जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो सबसे पहला है ईगो फीलिंग इम्पैक्ट अलॉट। ईगो का मतलब है अहमवादी जो फीलिंग होती है, सिर्फ मैं की भावना सबसे ज़्यादा पाई जाती है इस स्टेज में। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ये चीज़ कि मैं की जो सबसे जो फीलिंग है, ईगो वाली जो प्रॉब्लम है, ईगो का मतलब अहमवादी जो सोच है, अहमवादी जो फीलिंग है वो सबसे ज़्यादा किस स्टेज में पाई जाती है, तो वो इसी स्टेज में पाई जाती है। नेक्स्ट है थीस्ट एंड अथीस्ट आइडियोलॉजी। मतलब अथीस्ट आप लोग समझते हैं आस्तिक और नास्तिक विचारधारा का जो जन्म होता है वो भी इसी स्टेज में होता है। एक पर्सन आगे चल करके वो थीस्ट बनेगा या अथीस्ट बनेगा, ये सारे का सारा इसी स्टेज में डिसाइड होता है, क्योंकि ये इस स्टेज में हमारे जो बिलीव्स हैं, जो हमारे विश्वास हैं, वो सारे के सारे इसी स्टेज में हमारे प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स। मतलब यहाँ बात हो रही है कि विपरीत सेक्स की तरफ, एक विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण। सबसे ज़्यादा जो 3 मैजिकल वर्ड्स सुनना पसंद करते हैं, जो 3 मैजिकल वर्ड्स हैं वो सबसे ज़्यादा बॉयज़ एंड गर्ल्स इसी एज में सुनना पसंद करते हैं और एक दूसरे की तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट भी इसी स्टेज में होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग एम्प्लॉयमेंट। और इसी टाइम पे सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है चूजिंग एम्प्लॉयमेंट। क्या करूँ, हर एक एडोलसेंस यहाँ पे यही सोचता है कि इस स्टेज के बाद मुझे करना क्या है लाइफ में, मैं क्या करूँगा, आगे किस स्टेज में जाऊँगा, किस लाइन में जाऊँगा, कौन से फील्ड। इस टाइम पे जो उसका चूजिंग एम्प्लॉयमेंट वाली जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आगे क्या करें। इसके लिए लोग यहाँ तक कि करियर काउंसलर्स का सहारा लेते हैं, कंसल्ट करते हैं अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। तो करना ये चाहिए इस स्टेज में जैसे ही आपकी पोटेंशियल्स है। यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं, गलती क्या होती है लोगों से, लोग अपनी पोटेंशियल्स को भूल जाते हैं। वो एम्प्लॉयमेंट चूजिंग के टाइम पे ये नहीं देखते कि उनके पास पोटेंशियल कितनी है, उनके पास क्षमताएं कितनी है, बस वो अपनी क्षमता के विपरीत चीज़ें चूज़ कर लेते हैं। बस वो शर्मा जी का लड़का, वर्मा जी का लड़का वाला जो कंसेप्ट है वही चलता है हमारी सोसाइटी में। वर्मा जी के लड़के ने ये किया, शर्मा जी के लड़के ने वो किया। तो इस कंसेप्ट को छोड़ दीजिए। सबसे पहले अगर आप जो कुछ भी करने जा रहे हो लाइफ में आगे, वो सिर्फ आप ही करने वाले हो, कोई दूसरा नहीं करेगा उसको कंप्लीट। इसलिए इस टाइम पे जब भी कोई भी कभी भी किसी को गाइड करो तो उसकी पोटेंशियल, उसको कहिएगा कि वो अपनी पोटेंशियल को जान ले, अपने आप को पहचान ले, अपनी क्षमताओं को, अपनी एबिलिटीज़ को जान ले और उसके बाद अपना करियर को चूज़ करें। तब आगे चल कर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारी फीलिंग ऑफ फ्रीडम एंड प्रोटेस्ट। सबसे ज़्यादा मतलब आज़ादी।
हर किसी को आज़ादी चाहिए इस स्टेज में। हर कोई क्या चाहता है, बस मुझे तो आज़ाद होना है। आज़ादी का मतलब ये, घर वाले तो दुश्मन लगते हैं ना स्टेज में। एक चीज़ और एक फीचर और है कि जो घर वाले हैं वो क्या लगते हैं, दुश्मन लगते हैं अपने सबसे बड़े। मतलब उसको अगर कोई सही बात बोलेगा तो उसको उल्टी लगती है। कहने का मतलब ये क्या है, वो उसको सारी चीज़ों को रॉन्ग वे में लेता है। मतलब उसको क्या चाहिए, फ्रीडम, आज़ादी चाहिए। यार दोस्त ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बाहर की सोसाइटी ज़्यादा अच्छी लगती है। बाहर का अगर एक छोटा सा बच्चा भी उसको कुछ समझाएगा तो उसको बात समझ में आ जाएगी स्टेज में। घर वाले कितनी भी अच्छी से अच्छी बात समझाने की कोशिश करेंगे तो बस उसको लगेगा ये तो गलती हो रहा है मेरे साथ। दूसरी चीज़, हर बात में क्या करता है, वो प्रोटेस्ट करता है, विरोध करता है। आप कुछ भी बोलिए उसको, वो सीधे प्रोटेस्ट करेगा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये नहीं वो करो, ये नहीं वो लाओ। सारी चीज़ में उसको क्या चाहिए, और उसके अलावा फिर उसे क्या चाहिए, ये प्रोटेस्ट करने के बाद भी उसको क्या चाहिए, आज़ादी। रात को लेट नाइट कमिंग, उसको किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब वो सिर्फ ये चाहता है ना कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, वो सिर्फ ये दिखाता है अपने पेरेंट्स को मैं बड़ा हो गया हूँ। लेकिन ये मत भूलिए, आप कितने बड़े हो जाएं, अपने पेरेंट्स से हमेशा बच्चे ही रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म। मतलब पैट्रियटिज्म की बात चल रही है, देश भावना की भावना, देशभक्ति की, देश प्रेम की जो भावना है वो भी इसी टाइम पे जागृत होती है। कौन सी स्टेज की बात चल रही है, एडोलसेंस की। यहीं पे इस टाइम पे ही लोग क्या डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे फौज में जाना है, आर्मी में मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे एयरफोर्स जाना है, मुझे नेवी ज्वाइन करनी है, मुझे देश के लिए IAS बनना है, PCS बनना है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इसी स्टेज में आ जाती हैं और फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ सेल्फ लव, मतलब आत्म प्रेम की भावना। आत्म प्रेम की भावना मैंने आगे लिखा है, सजना और संवरना। इस स्टेज में कोई भी टीनेजर हो, कोई भी एडोलसेंट हो, तुम्हारा कोई भी यंगस्टर हो, उसको सबसे अच्छा लगता है खुद से प्रेम। मतलब वो खुद को, अपने आप को अट्रैक्टिव बना करके रखना चाहता है। वजह यह है, वजह क्या है हमारा, इस स्टेज में ये अपोजिट सेक्स का जो अट्रैक्शन होता है, ये वजह है। इस वजह से वो अपने आप से सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। अपने आप को सजना संवारना, 24 घंटे शीशे में देखना, निहारना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इसी स्टेज में। चाहे वो बॉयज़ हों चाहे वो गर्ल्स हों, अपने पहनावा, अपने लुक्स, ये सारी की सारी चीज़ें बंदा इसी टाइम पे ज़्यादा देखता है। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर नहीं देखता है, ज़्यादा जो देखता है वो इस स्टेज में देखता है। होते हैं वो मैच्योर हो चुके होते हैं और दे आर रेडी फॉर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो, टॉपिक समझ में आया हो अच्छे से, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल और इस वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिए और ज़रूरतमंद लोगों तक इसको पहुंचा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू।